नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड डीएलएड के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का आज हम यहाँ पे ला रखे हैं 15वीं वीडियो। तो अगर आपने पिछली 14 वीडियो नहीं देखी है तो आप उन सभी वीडियोस को भी देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको उत्तराखंड डीएलएड के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की ई बुक चाहिए तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या आप सीधे गूगल पे सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in, तो वहां भी आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की ई बुक देखने को मिल जाएगी। आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो भी शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान का कहना है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का सृजन ही शिक्षा है? तो ये किस विद्वान ने कहा था? तो ये कहा था अरस्तु ने। तो 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा के उद्देश्य है? तो शिक्षा के उद्देश्य है यहाँ पे छात्रों का शारीरिक व मानसिक विकास करना भी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। छात्रों को जीविकोपार्जन के योग्य बनाना ये भी शिक्षा का उद्देश्य है, और छात्रों में नेतृत्व क्षमता का विकास करना, यानी कि ये तीनों यहाँ पे क्या है, शिक्षा के उद्देश्य है। इसलिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो जाएगा 2 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सी विधि के माध्यम से छात्रों में अभिरुचि या एप्टीट्यूड उत्पन्न की जा सकती है? तो ये किस विधि से की जा सकती है? प्रजातांत्रिक विधि से भी और सहगामी शिक्षण विधि से, दोनों से, यानी कि ऑप्शन सी, ए और बी यहाँ पे दोनों राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अभिवृत्ति या टीचिंग एटीट्यूड एवं टीचिंग एप्टीट्यूड का कौन सा उद्देश्य नहीं है? देखो, शिक्षण को सफल बनाना तो दोनों का यहाँ पे उद्देश्य है। शिक्षण को रोचक एवं वैज्ञानिक बनाना भी यहाँ पे टीचिंग एटीट्यूड हो या टीचिंग एप्टीट्यूड दोनों का ही उद्देश्य है। लेकिन छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाना या इसको बढ़ावा देना टीचिंग एप्टीट्यूड हो या टीचिंग एटीट्यूड या टीचिंग मेथड कोई सा भी हो, वो हमें ये नहीं बताता है कि हमको छात्रों में किस प्रकार रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना है। इसलिए यहाँ पे उद्देश्य नहीं पूछा है, तो ऑप्शन सी होगा 4 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, विद्यालय पर्यवेक्षण में प्राथमिकता दी जानी चाहिए? तो किसे दी जानी चाहिए यहाँ पे प्राथमिकता? तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, संरचनात्मक एवं सृजनात्मक उपायों को। ठीक है, संरचनात्मक एवं सृजनात्मक उपायों को यहाँ पे विद्यालय पर्यवेक्षण में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यवेक्षण का बुनियादी उद्देश्य होता है? तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो पर्यवेक्षण का जो बुनियादी उद्देश्य है वो क्या होता है? तो वो होता है छात्रों को प्रभावी ढंग से पढ़ने में मदद करना। तो ऑप्शन डी होगा 6 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, शिक्षकों के पर्यवेक्षण के आधार पर जो प्रमुख उद्देश्य प्राप्त किया जाता है वह क्या है? तो वह उद्देश्य है यहाँ पर कि अधिगम प्रक्रियाओं को उन्नत बनाना। तो ऑप्शन डी है राइट जवाब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय स्तर की संस्थाओं में किस प्रकार की संस्थाओं को शामिल किया जाता है? तो यहाँ पे केंद्रीय विश्वविद्यालय हो या राज्य विश्वविद्यालय या निजी विश्वविद्यालय, इन सभी को विश्वविद्यालय स्तर की संस्थाओं में क्या है, शामिल किया जाता है। तो 8 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पे प्रमुख उद्देश्य क्या था भारतीय विश्वविद्यालय का? तो 9 का करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी कि शिक्षा का व्यापक प्रसार करना ही भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना का एक प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी आलोचना करने वाले व्यक्तियों से आप कैसे संबंध रखेंगे? विरोधी, आलोचनात्मक, समीक्षात्मक या सामान्य? देखो, अगर आपकी कोई आलोचना कर रहा है तो आपको उसके साथ कैसा संबंध रखना चाहिए? समीक्षात्मक। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा 10 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा के 2 छात्र धूम्रपान करते हैं, उनके साथ आपके संबंध कैसे होंगे? तो उसके साथ आपके संबंध कैसे होने चाहिए एज अ टीचर? जैसे आपके साथ जो आपके स्टूडेंट हैं या आपके मित्र कोई भी अगर धूम्रपान करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? उनमें सुधार वाले गुण को विकसित करना चाहिए। इसलिए ऑप्शन डी सुधारात्मक वाला जो संबंध है वो आप उसके साथ शेयर करेंगे। तो 11 का राइट आंसर है ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विधि के अंतर्गत क्या, कहां, कब, क्यों और कैसे आदि प्रश्नों की जांच की जाती है। तो ये जो जांच की जाती है, तो 12 का राइट आंसर है, ये की जाती है गुणात्मक शोध विधि के द्वारा। तो ऑप्शन बी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान का क्या महत्व है। तो यहाँ पे अनुसंधान का जो महत्व है वो है, यहाँ पे अनुसंधान ज्ञान को विस्तारित करने में सहायक होता है, ये भी सही है, रिसर्च, ठीक है। अनुसंधान जो है वो पूर्वाग्रह को समाप्त करता है और अनुसंधान वैज्ञानिक तरीकों का प्रतिपादन भी करता है। तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पे 13 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध में समस्या की विशेषता होनी चाहिए। तो शोध में या रिसर्च में समस्या की जो विशेषता होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, तो स्पष्ट एवं मूर्त भी होनी चाहिए, तभी जाके हम किसी भी टॉपिक पे रिसर्च कर सकते हैं। मापन सीमा युक्त भी होनी चाहिए और व्यवहारिक रूप से उपयोगी भी होनी चाहिए। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है 14 के। क्वेश्चन नंबर 15 है, सतत और व्यापक मूल्यांकन प्रणाली के उद्देश्य क्या हैं। तो सतत और व्यापक यानी कि सीसीई के जो उद्देश्य हैं वो क्या है, तो उपरोक्त यहाँ पे सभी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चों पर पड़ने वाले दबाव को कम करना भी सीसीए का क्या है, मुख्य उद्देश्य है। अपेक्षाकृत अधिक कौशल वाले शिक्षार्थियों का निर्माण करना और शिक्षण सामग्री में समय के अनुरूप परिवर्तन करना भी, ये सभी क्या है, सतत और व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य हैं। दोस्तों, अगर आपको उत्तराखंड डीएलएड के लिए प्रैक्टिस सेट हो गया, प्रीवियस ईयर पेपर या ई बुक चाहिए, तो उसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उसको वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे, जिसमें आपको 1000 प्लस क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो आप उस चैनल को वहां पे ज्वाइन कीजिएगा, वहां पे आपको सभी प्रकार के टीचिंग मटेरियल मिल जाएगा उत्तराखंड डीएलएड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधानकर्ता की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है। तो उपलब्ध सुविधाओं पर ही अनुसंधानकर्ता की गुणवत्ता निर्भर करती है। तो 17 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मूल्यांकन के किस कार्य के अंतर्गत छात्रों की अभिवृत्तियां, रुचियां तथा बुद्धिमत्ता को पहचानने का अवसर मिलता है। तो ये अवसर मिलता है निदानात्मक कार्य के दौरान। तो ए होगा 18 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन में व्यवस्थापन के अंतर्गत कौन सा या कौन से कार्य किए जाते हैं। तो मूल्यांकन में व्यवस्थापन के अंतर्गत यहाँ पे छात्रों का तुलनात्मक चार्ट बनाया जा सकता है, छात्रों की सही शैक्षिक नीति चुनने में भी सहायता होती है और पर्यवेक्षित निरीक्षण विधियों का भी प्रयोग होता है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन होंगे 19 के राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से पुस्तकालय का मूल तत्व क्या है। तो पुस्तकालय का मूल तत्व हमेशा क्या है, पुस्तकें हैं। तो ऑप्शन डी होगा 20 का राइट आंसर। 21 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन विद्यालय के पुस्तकालय की विशेषता है। तो बैठने की व्यवस्था हो गया, पानी की व्यवस्था, पाठ्यक्रम के अतिरिक्त जो वहाँ पे पुस्तकें होती है उनकी भी वहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सभी क्या है, वहाँ पर विद्यालय के पुस्तकालय की व्यवस्था है। तो उपरोक्त सभी होगा 21 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन हमारे जीवन की दिशा एवं दशा को निर्धारित करती है। तो जो शिक्षा है वो हमेशा ही हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों को निर्धारित करती है। तो 22 का बी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से शिक्षकों के लिए अभिप्रेरणा के महत्व में शामिल है। तो अभिप्रेरणा के महत्व में यहाँ पे जो शामिल है वो सभी यहाँ पे उपरोक्त सभी की पढ़ाने की शैली सरल होनी चाहिए, छात्रों में जिज्ञासा का भाव उत्पन्न करना चाहिए और शिक्षकों को उच्च नैतिक मूल्यों को प्रस्तुत करना चाहिए अपने छात्रों के सम्मुख। तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने में प्रेरणा की भूमिका होती है। तो 24 के आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। तो 24 का जो राइट आंसर है वो भी क्या है, ऑप्शन डी है कि यह बाल व्यवहार में परिवर्तन लाती है। बिल्कुल सही है, यह चरित्र निर्माण में सहायता करती है और यह मानसिक विकास, बालकों के मानसिक विकास को भी बढ़ाती है। तो उपरोक्त सभी जो ऑप्शन है वो होंगे 24 के सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, सार्थक अधिगम क्या है। तो सार्थक अधिगम क्या है, निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण ही सार्थक अधिगम का क्या है, सार्थक अधिगम है। तो ऑप्शन डी होगा 25 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है,
विद्यार्थी अधिगम तब उत्पन्न होता है, तो विद्यार्थी अधिगम तभी उत्पन्न होगा जब जो विद्यार्थी है वो स्वयं एक्टिव हो। तो इसलिए 26 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी कि विद्यार्थी को सक्रिय बना दिया जाए तब जाके ही विद्यार्थी अधिगम उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन डी होगा 26 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है, तो कौन कौन से वो क्षेत्र हैं? तो ऑप्शन डी है 27 का राइट आंसर कि मनोवैज्ञानिक हो गया, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। सभी यहाँ पे क्या है मानव विकास के यहाँ पे क्षेत्र, मानव विकास को यहाँ पे इन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है बालक जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी सामाजिक प्रवृत्तियों में क्या बदलाव दृष्टिगोचर होते हैं? तो कौन कौन से उसमें बदलाव होते हैं? तो 28 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा यहाँ पे ऑप्शन डी कि सामाजिक प्रवृत्तियां आयु के साथ साथ असंबंधित होती है। तो ऑप्शन डी होगा 28 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है बालक के सामाजिक विकास का बुनियादी एवं प्रारंभिक कारक क्या है? तो बालक के सामाजिक विकास और बुनियादी का प्रारंभिक कारक क्या है? तो 29 का जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे आपका ऑप्शन ए कि बालक की समलैंगिक माता पिता के साथ घनिष्ठता। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके माध्यम से वीडियो एवं विषय विशेषज्ञों के द्वारा इंटरेक्टिव शिक्षण देने का प्रावधान किया गया है? तो 30 का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी स्वयं प्रभा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। तो 31 है यहाँ पे ई पाठशाला जो ऑनलाइन शिक्षा की महत्वपूर्ण पहल है जो उपलब्ध कराती है। तो ये क्या उपलब्ध कराती है? जो ई पाठशाला है तो ये उपलब्ध कराती है कक्षा 1 से लेके यहाँ पे 12 तक की अध्ययन सामग्री, ये भी राइट आंसर है। शिक्षक सहायक सामग्री और शिक्षक प्रशिक्षण के से संबंधित यहाँ पे मॉडल, ये सभी चीजें ई पाठशाला जो ऑनलाइन शिक्षा है ये क्या कराती है? उपलब्ध कराती है सभी स्टूडेंट को, सभी टीचर्स को। तो 31 का जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन डी। थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं जो ई पाठशाला क्या है। तो ये एक ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए मुख्य पहल है। ठीक है, ये क्या है? एक ऑनलाइन पोर्टल ऐप है और जो ये ई पाठशाला है ये क्या है? ऑनलाइन सामग्रियों को उपलब्ध कराती है। जो 1 से लेके 12 तक जो एनसीईआरटी का सिलेबस है वो आपको इस ऐप में मिल जाएगा, वो भी एकदम निःशुल्क है, ना उसमें कोई ऐड आता है क्योंकि वो गवर्नमेंट द्वारा और एनसीईआरटी द्वारा ये 2015 में बनाया गया था ई पाठशाला ऐप। ठीक है, उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने आप स्टडी कर सकते हैं बिना बुक की, क्योंकि उसमें 1 से लेकर 12 तक की सभी प्रकार की एनसीईआरटी आपको हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम भी वहाँ पे प्रोवाइड की जा चुकी है 2015 से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ पर कि दृश्य श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्रियों में किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो नहीं यहाँ पे पूछा है। तो 32 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए संग्रहालय। संग्रहालय हो गया आपका, चार्ट हो गया, नोटिस बोर्ड हो गया, मॉडल हो गया आपका, ब्लैक बोर्ड हो गया, स्लाइड्स हो गया, ग्राफ, ये सभी क्या है? किसमें आते हैं? ये सभी आपके विजुअल एड्स के टाइप हैं या दृश्य साधन के ये टाइप हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है भाषा खेल संबंधित कार्य विधियों में किसे शामिल किया जाता है? तो 33 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ये इन सभी को वाद विवाद हो गया, कविता पाठ हो गया, भाषण प्रतियोगिता, इन सभी को भाषा खेल संबंधित कार्य विधियों में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अध्यापक के लिए ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सही है? तो यहाँ पे आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं और अपना राइट आंसर आप कमेंट में बता सकते हैं। तो 34 का जो करेक्ट आंसर है वो है जब जो क्या है टीचर है वो अगर ब्लैक बोर्ड पर लिखता है तो उसको मुख्य रूप से किन बातों पर सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए? तो ऑप्शन डी है यहाँ पे करेक्ट आंसर कि मुख्य बातों को जहाँ तक संभव हो स्पष्टता से उसको वहाँ पे लिखना चाहिए, जिससे उसके जो स्टूडेंट है उनको वहाँ पे भली बात समझ में भी आ जाए। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है छात्र नियंत्रित अनुदेश के प्रमुख उदाहरण कौन से हैं? तो यहाँ पे जो 35 है इसका करेक्ट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी क्या है? छात्र नियंत्रित अनुदेश के प्रमुख उदाहरण हैं।
क्वेश्चन नंबर 36 है, शिक्षक यदि आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो तो उसका छात्रों पर क्या प्रभाव होगा। तो 36 का जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पे, अगर जो शिक्षक है वो आत्मविश्वास से परिपूर्ण है तो उसका छात्रों पर कैसा कैसा प्रभाव होगा, तो उसमें साहस और कार्य करने की इच्छा शक्ति पैदा होगी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक के रूप में आपका कौन सा दायित्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो ऑप्शन ए है बालक की जन्मजात क्षमताओं का विकास करना, बी है उसे अधिकतम ज्ञान प्रदान करना, सी है उसे आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और डी है उसमें व्यावसायिक कुशलता का विकास करना। तो 37 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए होगा कि बालक की जन्मजात क्षमताओं का विकास करना जो है ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए, दायित्व होना चाहिए एक शिक्षक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृति स्तर पर भूलने की प्रक्रिया काफी सक्रिय होती है, तो इसका जो प्रमुख कारण है वो क्या है। तो इसका जो प्रमुख कारण है वो है इस स्तर पर तथ्य काफी रटे हुए होते हैं, जो स्मृति स्तर होता है, ठीक है, तभी जाके जो रटे हुए होते हैं वो कुछ टाइम के लिए ही किसी के माइंड में वो फिट होते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वो उसको भूल भी जाता है। तो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृति स्तर के शिक्षण को अधिक बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन से सुझाव दिए जा सकते हैं। तो 1 है यहाँ पे पाठ्य वस्तु को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाए, ये भी बिल्कुल सही है। अभ्यास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय दिया जाए और थकान के समय आपको बिल्कुल भी शिक्षण नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा 39 का राइट आंसर, ये सभी यहाँ पे क्या है, सही है। नेक्स्ट है यहाँ पर वयस्क अध्येता तथा किशोर अध्येता की व्यक्तिगत भिन्नताएं में निहित होते हैं। तो क्या क्या निहित होते हैं, तो कार्य में दृढ़ता और कर्मनिष्ठा, ठीक है। तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पे राइट आंसर, ए और बी दोनों यहाँ पे क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है, सीखने में शिक्षक शिक्षार्थी के लिए किस रूप में सहायक होते हैं। तो सीखने में शिक्षक जो है वो शिक्षार्थी के लिए हमेशा मार्गदर्शक के रूप में सहायता करता है, प्रेरणा देने में भी सहायता करता है और उसके अंदर रुचि उत्पन्न करने में भी सहायता करता है। तो इसलिए उपरोक्त सभी होगा 41 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है, अधिगम में सीखना किससे प्रभावित होता है। तो अधिगम में सीखना हमेशा सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। तो ऑप्शन डी है यहाँ पे 42 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन वयस्क शिक्षार्थी के संदर्भ में सही नहीं है। तो नहीं है यहाँ पे पूछा है, तो 43 का राइट आंसर क्या होगा फिर, कि वयस्क शिक्षार्थी में उत्तरदायित्व की भावना के विकास का अभाव पाया जाता है। ये यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा 43 का। क्वेश्चन नंबर 44 है, व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर समावेशी शिक्षा के अंतर्गत बालकों का विभाजन कितने भागों में किया गया है। तो बालकों का विभाजन यहाँ पे किया गया है 3 पार्ट में। तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में विशिष्ट बालक कौन से हैं। तो देखो जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो जो प्रतिभाशाली जो ब्रिलियंट चाइल्ड है वो भी क्या है, अपने आप में एक स्पेशल चाइल्ड है, क्योंकि जो भी सामान्य बच्चों से अलग है वो क्या है, स्पेशल या विशिष्ट बालक ही कहलाएगा। तो ऑप्शन ए भी राइट है। जो मंद बुद्धि है वो भी क्या है, विशिष्ट बालक है, और जो भाषा दोष ग्रसित बालक है वो भी क्या है, अपने आप में विशिष्ट बालक है। इसलिए यहाँ पे उपरोक्त सभी क्या होगा, 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल का मैदान किसके परिसर का आवश्यक तत्व माना जाता है। तो किसके परिसर का यहाँ पे वो आवश्यक तत्व माना जाता है। तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्यालय के। क्वेश्चन नंबर 47 है, किसी राजनीतिक पार्टी से घृणा एवं अविश्वास करना किस ... प्रकार की अभिवृत्ति है। तो ये किस प्रकार की अभिवृत्ति है, यहाँ पर निषेधात्मक, ठीक है। तो यहाँ पे जो 47 है उसका राइट आंसर क्या होगा, निषेधात्मक, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 48 है, किस संप्रेषण का स्थायी साक्ष्य होता है। तो जो लिखित होता है, क्योंकि देखो जो अगर हमने अभी कुछ बोल दिया जरूरी नहीं तो कल हम उसको डिट्टू वही बोलेंगे, लेकिन जो आज लिखा है वो हमेशा हमेशा के लिए सेम टू सेम रहेगा। इसलिए 48 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मौखिक संप्रेषण सफल नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे जो 49 है उसके आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो 49 का जो राइट आंसर है, मौखिक संप्रेषण सफल नहीं माना जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। और दोस्तों आज की वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है। तो नहीं है पूछा है यहाँ पे, तो आप इसको पढ़िए, इसके ऑप्शन को पढ़िए और इसका जो राइट आंसर है वो क्या है वो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।